स्टूडेंट्स के बीपीएससी 104 का एक सब्जेक्ट कोड है। चलिए तो क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। फर्स्ट में इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में देखिए आपका जो चैप्टर है उसका क्या है टाइटल, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया क्या है? भारत कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतंत्र है यहाँ पे। और इसकी राजनीतिक प्रक्रिया क्या है? भारत में जो है हम अपने सरकार को कैसे चुनते हैं? हम अपनी सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चुनते हैं, वोट डालते हैं हम इलेक्शन पे। इलेक्शन आते हैं तो हम वोट डालते हैं। ठीक है, वोट डाल के हम अपने जो भी हमारा मनपसंद नेता है हम उसको चुन लेते हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हम उस पार्टी को सत्ता में लेकर आते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़कर और अपनी सरकार बना ली है दिल्ली में। रेखा गुप्ता न्यू सीएम बन गई है हमारी। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है क्या है, कैसे कैसे यहाँ पे सरकार बनती है, कौन उनको लेकर आते हैं, कौन चुनता है उनको। ठीक है, यही सब चीजें हमें देखने को मिलेगी, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने आपने पिछले 3 वीडियोज़ में देखा है, ठीक है? आपने 3 वीडियो में देखा है कि जो हमारा असाइनमेंट है वो 3 पार्ट्स में है। ठीक है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उनके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन है, तो इन 10 के 10 क्वेश्चंस को हमें करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। आप कुछ भी लिखो बट लिख दो। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है। आपको नहीं आता फिर भी आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आता है जो सबसे अच्छे से आता है पहले आप उसको कर लीजिए। ठीक है, फिर देन उसके बाद जो थोड़ा कम आता है वो करिए करिए करिए। फिर एक क्वेश्चन ऐसा बचा के रखिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और उसको बिल्कुल लास्ट में लिखना है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर, जो भी आपका इन्विजिलेटर होता है, जो भी आपका चेक करता है ना, तो पहला और लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखता है। ठीक है, बीच में आप क्या लिख रहे हो, क्या मटेरियल डाला है, इतना कोई देखता नहीं है। नॉर्मली वो पेजेस देखेंगे और आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे का पार्ट देख लेते हैं कि भाई बच्चे को क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट करेंगे अच्छे से तो आप, मैं होप करती हूँ कि आप एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। चलिए, तो आज हम अपने असाइनमेंट पे चलते हैं। तो देखिए, इसमें सत्य कार्य 1, ठीक है, सत्य कार्य 1 है, 500 में करना है। जैसे कि सारे असाइनमेंट के अभी तक आपने, और ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। जो लोकतंत्र और राजनीतिक दल है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? बताओ क्या रिलेशन है, बताओ क्या रिलेशन है। राजनीतिक जो दल है वो कैसे अपनी भागीदारी निभाते हैं लोकतंत्र को कायम रखने में। अगर कोई पार्टी नहीं होगी, कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा, ठीक है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो लोकतंत्र का तो हनन हो जाएगा ना। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो राजनीतिक दल है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल है वो उनको कायम करते हैं, लोकतंत्र को कायम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देश की। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारत में जो है जितने भी राज्य है, ठीक है, तो कुछ कुछ जो राज्य होते हैं, ठीक है, जो भी स्टेट होता है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा जो हिस्सा होता है वो अलग राज्य की ना मांग कर देता है कि नहीं, हम आप लोगों के संग नहीं रह सकते, अब मुझे अलग रहना है। ठीक है, ऐसा होता है, नॉर्मल देखा है आपने। जैसे कि तेलंगाना था, है ना, वो अलग हो गया, अलग राज्य की मांग की दर वो करने लगा। ठीक है, कि मुझे अलग राज्य बनाना है अपने आप को। ठीक है, तो उसे अलग राज्य का बनाया, तो उसके पीछे जो संवैधानिक प्रावधान है उसको बताना है कि वो क्या 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 प्रावधान थे जिसके तहत उसको अलग राज्य का दर्जा मिल गया। ओके, तो अब हम चलते हैं सत्य कार्य 2। ठीक है, इसका भी क्या है, 250 में हमें आंसर करना है और ये 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और इसके 1 2 3 क्वेश्चन हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में विभिन्न समूहों के लिए प्रस्तावित आरक्षण नीतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
तो भारत जो है उसमें बहुत अलग-अलग समूह है, ठीक है ना? आपने देखा है अनुसूचित जनजाति, ठीक है? और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, लेडीज है जो हमारे, ठीक है, महिलाएं, तो इनको देखा होगा कि आरक्षण मिले हुए है, ठीक है ना? देखा है ना, आरक्षण मिलता है। तो ये क्या नीति है, किन नीतियों के तहत इन्हें आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, ये बताना है हमें। फिर इसमें है दूसरा क्वेश्चन, मतदान व्यवहार क्या है। मतदान क्या होता है, जो हम वोट डालते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं तो हम उसमें अपना वोट डालते हैं, वो होता है मतदान। हम अपना मत किसी को दे रहे हैं, तो उसके बारे में बताना है, ठीक है, मतदान क्या है वही बताना है। फिर मतदान व्यवहार के विभिन्न प्रकार क्या है। फिर मतदान जो है वो क्या है, ठीक है, उसके प्रकार बताने हैं कि कैसे कैसे मतदान होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मतदान होते हैं, कैसे कैसे प्रत्यक्ष मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होते हैं ना, तो इसके प्रकार बताने हैं। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन है, गठबंधन राजनीति के उद्भव के कारकों का विश्लेषण कीजिए। जो गठबंधन राजनीति होती है उसके जो कारक होते हैं उसका विश्लेषण बताना है, ठीक है। गठबंधन राजनीति आपने देखी है, अभी अभी इंडिया अलायंस बनी थी, उसमें सारे जो छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब पार्टियां मिक्स हो गई, ठीक है, एक गठबंधन बना ली, महागठबंधन बना ली, ठीक है। जितने भी विपक्ष पे थे, जितने भी विपक्ष के हैं, ठीक है, उन सब ने क्या किया, जो सत्ता पार्टी है उसके खिलाफ उन्होंने साजिश रच ली। साजिश क्या, अपना आपस में सबने बातचीत की और एक अपना स्ट्रॉन्ग पार्टी बना ली, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि उसमें धीरे धीरे कई सारी पार्टियां अपनी जो उन्होंने सहमति दी, ठीक है, उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है, वो निकलते जा रहे हैं उस गठबंधन से। तो वही बतानी है कि गठबंधन राजनीतिक उद्भव के कारकों का विश्लेषण, ठीक है, कि वो क्यों बनाते हैं, क्या कारण होते हैं उसके, ठीक है, ये सब चीजें आपको बता रही हूँ उसमें। अब चलते हैं हम सत्र कार्य थर्ड पे। 100 मार्क्स का, सॉरी 100 वर्ड्स का है और 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें बताना है, देखो अभी आपने ऊपर गठबंधन राजनीति देखी, अब हम गठबंधन सरकार देख रहे हैं, ठीक है। जो गठबंधन सरकार है वो क्या है, ठीक है, ये बताना है। गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार वो होती है जो कि छोटी छोटी पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाती है। जैसे किसी भी पार्टी को कम वोट मिले हैं, ठीक है, जितनी उसे सीटें चाहिए जीतने के लिए उतनी सीटें नहीं मिली हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा, जितनी भी छोटी छोटी पार्टी हैं उनको अपने में मिलाएगा और फिर अपनी एक सरकार बना लेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, चुनावी राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है, ठीक है। जो चुनावी राजनीति है उसमें धर्म की क्या भूमिका है बताओ, देख रहे हो। अभी के टाइम पे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि जो भी पार्टीज है वो धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम पर इतना वोट ले रही हैं, ठीक है, लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं कि हिंदू जो है वो मुसलमानों से खतरे में है, मुसलमानों को बोलते हैं कि हिंदू से आप लोगों को खतरा है, मस्जिद तोड़वा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है। अभी अब कुंभ स्नान जो कर रहे हैं लोग जा जाके, तो उसमें देख रहे हो कि मुसलमान लोग हैं, तो उनको वहां पे जाने के लिए परमिशन नहीं है, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक राजनीति का ही तो हिस्सा है, वो चुनाव के लिए तो कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे हिंदू वोटर्स हमारे को वोट डालेंगे या फिर सारे मुसलमान जो हैं वो हमें वोट डालेंगे, ठीक है। तो ये होती है धर्म की राजनीति, ठीक है। अब इसके बाद स्वायत्तता आंदोलन, स्वायत्तता आंदोलन की विशेषता बतानी है। स्वायत्त क्या होता है, जो स्वयं का होता है, ठीक है, खुद के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं स्वायत्तता आंदोलन की विशेषता। तो इसको स्वायत्तता आंदोलन की विशेषता बतानी है हमें, ठीक है, आप पढ़े हुए होगे, अभी बुक में भी आप देखना, आपकी बुक में स्वायत्तता आंदोलन होगा, उसके बारे में बता देना आपको 2 पेज में। फिर विद्रोह, विद्रोह को परिभाषित कीजिए, ये उग्रवादी से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। विद्रोह क्या होता है, अगर आप किसी, मान लो कि कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, और आप उससे सहमत नहीं है, तो आप डिसएग्री करते हो उस बात से कि नहीं मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है, तो आप क्या करोगे, विद्रोह प्रदर्शन कर दोगे ना, विद्रोह कर दोगे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, तो ये लागू नहीं होना चाहिए, हम इन्हें, हम इसको नहीं मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो आप ये क्या कर रहे हो, एक तरीका का विद्रोह ही तो कर रहे हो उस बिल के खिलाफ कि नहीं ये नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, कानून नहीं सही, हमें नहीं पसंद, हमारे
लिए नहीं ठीक है, तो हम इसका विद्रोह कर देंगे, है ना। फिर ये उग्रवाद से किस प्रकार भिन्न है? उग्रवाद जो होते हैं वो क्या होता है? उग्रवादी जो होते हैं वो उग्रवाद होता है जो आतंक फैलाने का काम करता है, डर पैदा करने का काम करता है। मगर जो विद्रोही होते हैं वो बहुत अहिंसक जो होते हैं ना, अहिंसक टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उग्रवाद होते हैं वो हिंसक होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो गलत भी करते हैं, वो किसी को मार भी देते हैं। लेकिन जो विद्रोही होते हैं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। वो किसी चीज़ से अगर वो डिसएग्री करते हैं तो सीधा विद्रोह कर देते हैं, आंदोलन वगैरह कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो उग्रवाद होते हैं वो कोई आंदोलन नहीं करते, अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता है जाके सीधा, समझ सकते हो आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कल्याणकारी योजनाओं के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? कोई भी जो कल्याणकारी योजना होती है, ठीक है, उनके जो सामने उन्हें कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? जो कोई भी कल्याणकारी योजना बन रही है, जैसे कि अब मान लो कि दिल्ली के अंदर जो महिलाएँ हैं, उनको बस, है ना, बस की सेवा फ्री मिली थी, कि फ्री बस सेवा में वो जा रही थी, आ रही थी। तो अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने ये लागू तो कर दिया, क्योंकि ये भाई कल्याणकारी योजना है, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? पानी दिया उन्होंने फ्री, लाइट्स फ्री दी। तो क्या हुआ, अब उनके सामने चुनौतियाँ भी तो आई ना, अब वो इतना सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो जो मतलब उनका जो बजट है उसमें भी तो प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि भाई उन्होंने कितने कितने डीटीसी वालों को सैलरी नहीं दी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उनका बजट जितना है वो बजट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती है एक तो। और जैसे कुछ भी कल्याणकारी योजना कर रहे हो आप, लागू कर रहे हो, तो जो सामने पार्टी है आपके विपक्ष, उसे वो चीज़ नहीं पसंद आ रही, वो डिसएग्री कर दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें उससे, कोई आपसे सहमत है, कोई सहमत नहीं है ना? तो उसकी प्रमुख चुनौतियाँ जो है, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा लिख देना, ठीक है? 2-2 पेज। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सत्य कार्य 3 के ना, तो इनमें सब क्वेश्चन के 2-2, 2-2, 2-2 पेज करने हैं आपको, ठीक है? तो असाइनमेंट आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। कल मैं आपके लिए कोई दूसरा असाइनमेंट लेकर आऊँगी, उसको अच्छे से समझाऊँगी। आई होप आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चंस अच्छे से समझ आते होंगे। तब तक आई होप आप सभी को मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन अच्छे से समझ आता होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे सभी वीडियोज़ को देखिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको कुछ ना कुछ अलग जानकारी हर वीडियो में मिली होगी। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि फॉलो करें, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके लिए इनके आंसर के साथ आपको क्वेश्चन पेपर ले समझाऊँ। आपके लिए मैं सारे आंसर्स लेकर आऊँगी जल्द से जल्द। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और असाइनमेंट जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। बाय बाय।